अब जरा मंत्री बृजेंद्र यादव की बात कर लेते हैं, क्योंकि साड़ी बांटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। मुंगावली से बीजेपी के संभावित प्रत्याशी बृजेंद्र यादव का आरोप है कि कोरोना योद्धा सम्मान के नाम पर साड़ी बांट रहे हैं। इससे पहले बिसाऊ लाल का पैसे वाला वीडियो सामने आया था। अब कांग्रेस पार्टी इसकी शिकायत चुनाव आयोग में करने की तैयारी में है। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए साड़ी और पैसे बांटे जा रहे हैं, जबकि मंत्री बृजेंद्र यादव का कहना है कि ये वीडियो पुराना है। आचार संहिता लगने से पहले उन्होंने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया था, तब का वीडियो वायरल किया जा रहा है। भी हमने देखा कि मंत्री बिसाऊ लाल साहू के नोट बांटते हुए वीडियो वायरल हुए और अब एक मुंगावली के बृजेंद्र सिंह यादव जो संभावित प्रत्याशी हैं वो साड़ियां बांट रहे हैं कोरोना योद्धा के नाम पर। तो लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही। कांग्रेस इसको लेकर चुनाव आयोग में जाएगी, शिकायत करेगी इस वायरल वीडियो के आधार पर और इन पर कार्रवाई की मांग करेगी। नहीं, ये मामला पुराना है, क्योंकि मुंगावली में ही एक कार्यक्रम जैन समाज के द्वारा रखा गया था, जिसमें कोरोना योद्धा में उस आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान स्वरूप जैन समाज के लोगों के द्वारा कार्यक्रम किया गया था। उसमें मुझे उन्होंने मुख्य अतिथि बनाया था। उस कार्यक्रम में मैं गया था। और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच हो रहे उपचुनाव और चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करने के लिए बीजेपी अब एलईडी और साउंड युक्त रथ घुमाने जा रही है, जो सुबह से रात तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाषण सुनाने के अलावा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान करेंगे। और इन रथों के बारे में अनुमान लगाया जा रहा है कि 75,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का खर्च रोजाना होगा। बीजेपी चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन रथों को 12 अक्टूबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और ये रथ बिहार से मध्य प्रदेश भेजे जाएंगे। वहीं चुनाव में नेताओं की नाराजगी से भूपेंद्र सिंह ने इनकार किया है। सभी 28 विधानसभाओं में वीडियो रथ जाएंगे। उसके माध्यम से जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, वो हम लोग वीडियो रथ के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बिसाऊ लाल के नोट बांटने के वायरल वीडियो पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बड़ा बयान दिया। पीसी शर्मा ने आशंका व्यक्त की है कि बिसाऊ लाल के पास नोटबंदी के दौरान बंद हो चुके हजार के नोट भी हो सकते हैं और बिसाऊ लाल उपचुनाव के बीच लोगों को ऐसे पुराने नोट भी बांट सकते हैं। इसलिए बिसाऊ लाल पर नजर रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो नोट बांटे जा रहे हैं वो बीजेपी से आई दूसरी किस्त की राशि है। पहली किस्त की राशि सभी पूर्व विधायक जेब में रख चुके हैं और अब चुनाव जीतने के लिए आई दूसरी किस्त की राशि बांटी जा रही है। ये नोट जो बटे हैं 35%, वो सिद्ध हो गया कि बिसाऊ लाल जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, गड्डी है 100 की और बांट रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि दूसरी किस्त आ गई है इनकी। पहली किस्त तो इनने दबा ली है, दूसरी किस्त जो आई है बीजेपी से वो चल रही है। मध्य प्रदेश में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए बूथ कमेटियों को कसना शुरू कर दिया है। नई रणनीति के जरिए कांग्रेस ने एक बूथ के अंदर 25-25 वोटर का जिम्मा बूथ कमेटी के एक पदाधिकारी को दिया है और ये पदाधिकारी अपने बूथ के अंदर सिर्फ अपने 25 वोटों को साधने का काम करेंगे, जबकि दूसरे पदाधिकारी दूसरे 25 वोटरों पर नजर रखेंगे। कांग्रेस की कोशिश है कि चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन के मुताबिक एक बूथ पर 1000 मतदाताओं में से कम 70% वोटर्स को साध लिया जाए और यही आंकड़ा कांग्रेस प्रत्याशी की जीत को आश्वस्त करेगा। दरअसल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी हर विधानसभा सीट पर सभा के पहले बूथ कमेटियों को ही कसने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को उम्मीद है कि बूथ कमेटियां मंडल कमेटियों के जरिए ही कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकेगी। हमारे पास जो है बूथ पर समितियां हैं और हमने जो है हर 25 वोटर के ऊपर एक पदाधिकारी नियुक्त कर रखा है। अब वो पदाधिकारी उन 25 लोगों के ही लिए काम कर रहा है, उन 25 लोगों से ही संपर्क कर रहा है। हमारी ये काउंटर तैयारी, इसी को आधार बनाकर हमें ये विश्वास है कि हम जो है भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ कर देंगे। आज उनकी क्या स्थिति हम सब जानते हैं, वो जरूर प्रयास करें पर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। बीजेपी भले ही सभी 28 सीटों पर टिकट तय करने के दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि विधायकों के निधन से खाली हुई 3 विधानसभा सीट आगरमालवा, जौरा और ब्यावरा के उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं कर पाई है। प्रत्याशी चयन को लेकर सोमवार देर रात तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में
मंथन चलता रहा। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, उपचुनाव प्रबंध समिति अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए हैं। बैठक से पहले जरूर नेता चुनाव को लेकर रणनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन देर रात तक चली बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम नेता किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। यानी माना जा रहा है कि प्रत्याशी चयन को लेकर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। बैठक से पहले नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी सभी से चर्चा करने के बाद ही कोई निर्णय लेती है। भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुरूप वो सभी कार्यकर्ताओं से परस्पर चर्चा करने के बाद में निर्णय लेती है। और मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि जल्द ही मध्य प्रदेश के लिए उपचुनाव में उतरने वाले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं कांग्रेस के सर्वे में बीजेपी की हार बताने वाले पर उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सर्वे कराया जिसमें बीजेपी हार रही है। बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और बीजेपी के साथ कांग्रेस को तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस का वचन पत्र पहले भी देख चुकी है, उसने क्या किया ये भी सभी ने देखा है। समिति की बैठक हुई, मतलब जल्दी ही निर्णय हो जाएगा। और राहुल गांधी जी की एजेंसी ने सर्वे कराया है शायद, और राहुल गांधी जी की एजेंसी सर्वे कराएगी तो क्या होगा, वो जो कह रहे हैं वही होगा। इसलिए वो अपना सर्वे देखें। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के विकास के मुद्दे पर चुनाव है, इसलिए कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, जमीन है नहीं, तो और क्या बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं। और इधर सांवेर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सियासी दलों की एक दूसरे के खिलाफ जोर आजमाइश जारी है। वहीं निर्वाचन आयोग भी राजनीतिक दलों के खर्चों पर पैनी नजर गड़ाए हुए है। हालांकि कार्रवाई से बचने के लिए भाजपा और कांग्रेस नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। दरअसल आचार संहिता केवल सांवेर विधानसभा में लगी है। सांवेर विधानसभा देवास और उज्जैन जिले से जुड़ी हुई है और इन दोनों जिलों में आचार संहिता लागू नहीं है। लिहाजा सांवेर की रणनीति तय करने के लिए इन दोनों जिलों में बैठकें हो रही हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की शिकायतें पहले भी मिल चुकी हैं, इसलिए सीमावर्ती जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करके निगरानी रखी जा रही है। सांवेर विधानसभा की बैठक तो कहीं भी नहीं हो रही है। उज्जैन में जिस बैठक की आप बात कर रहे हैं वो उज्जैन के भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, और बाकी चूंकि भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियां निरंतर अहर्निश जारी रहती हैं, तो जहां कहीं भी इस प्रकार की बैठकें हो रही हैं उसको चुनाव से जोड़कर या सांवेर चुनाव से जोड़कर देखना उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र बन चुका है। पैसों का उपयोग करना, सत्ता का दुरुपयोग करना। दूसरे जिलों के भी हम लगातार संपर्क में हैं और जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं उसके संबंध में पुलिस और जिला मजिस्ट्रेट ने आपस में वरिष्ठ अधिकारियों ने चर्चा करके 5 नाके भी स्थापित कर दी है। हमारी पूरी निगरानी चल रही है। और मुरैना में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार आज देश में जो भी हालात है, ये हालात खराब है, वो कांग्रेस के 70 साल की देन है। ऐसे में अगर कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगाती है तो उसे अपना परिवार देखना चाहिए। इसी के साथ नरेंद्र सिंह ने प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर भी कहा बीजेपी पूरी तरह तैयार है। 28 सीटों में से 25 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करना बाकी है। 3 प्रत्याशियों की घोषणा भी जल्दी हो जाएगी। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले चुनाव परिणाम की बात करते हुए कहा है कि पिछली बार भी कुछ राजनीतिक समीकरणों के चलते पहली बार ऐसा हुआ कि चंबल अंचल में बीजेपी की सीटें कम आई, पर अब ऐसा नहीं होगा। सामाजिक राजनीतिक समीकरण जहां पूरी तरह से सही है, वहीं बीजेपी की ताकत के साथ अब तक कांग्रेस के लोग भी शामिल हो गए हैं। इससे बीजेपी की ताकत में और बढ़ावा और इजाफा हुआ है। चंबल अंचल में कांग्रेस पहले भी कभी इतना सीट नहीं जीती। पिछले बार थोड़ा राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गया था, उसका फायदा कांग्रेस को मिल गया। अब वो परिस्थिति नहीं है, परिस्थिति बदली हुई है। भाजपा तो भाजपा है ही, और भाजपा के साथ कांग्रेस के भी बड़े बहुसंख्यक लोग मिल गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत का विस्तार हुआ है। मुरैना में उपचुनाव की आचार संहिता लगते ही जिले के अलग अलग थानों में 14,972 लाइसेंसी हथियार जमा करा लिए गए हैं। इनमें रिवॉल्वर और बंदूक शामिल हैं।
प्रशासन ने शांतिपूर्वक मतदान के लिए यह कवायद की है। आपको बता दें कि जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों से 5 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और इनमें मुरैना, जौरा, सुमावली, दिमनी और अंबा शामिल हैं। प्रशासन ने 27,500 हथियारों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए हैं। वहीं दंडाधिकारी ने लाइसेंसी हथियार रखने वालों से अपील की है कि वो 6 अक्टूबर तक लाइसेंसी हथियार शस्त्र जमा करा दे, नहीं तो हथियारों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। और जिन लोगों को लाइसेंस में छूट चाहिए उन्हें इसके लिए वाजिब कारण को लेकर आवेदन करना होगा, जिस पर प्रशासन विचार करेगा। शस्त्रों के लिए हमने आदेश जारी कर दिया है। सभी थानों पे उसकी कार्रवाई भी चल रही है। उसमें उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया है जमा करने के लिए, जो कि 6 तारीख को पूरा होता है। उसके बाद अगर कोई जमा नहीं करता है और कोई सफिशिएंट कारण में नहीं बता पाता है तब उसमें निलंबन की कार्रवाई करेंगे। बाई इलेक्शंस की आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर साहब के द्वारा जो डीईओ हैं उनके द्वारा आदेश जारी किया गया, सभी को टेम्परेरी सस्पेंड किया जाता है और 7 दिन के अंदर सभी को जमा करने हों। और जो समय अवधि में नहीं जमा कराएंगे, जो बाद तक रहेंगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण दर्ज करके उनके जो शस्त्र लाइसेंस है उनको निरस्तीकरण के लिए अनुशंसा की जाएगी। पहली बार चुनाव में ग्वालियर की तीनों विधानसभाओं को खर्च के लिहाज से पूरी तरह संवेदनशील माना गया है। इसलिए इस बार नेताजी के हर खर्च और खर्चे में सारी चीज़ें जुड़ेंगी। नेताजी के ही खर्च पर कड़ी निगाह रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड टीम और अलग से प्रेक्षकों को बुलाया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के इंटेलिजेंस और इनपुट के अलावा उसे और बेहतर करने के लिए, दुगना करने के लिए एक्टिव करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल ग्वालियर जिले में भले ही 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, लेकिन प्रशासन को 4 सीटों की कसरत यहां करना पड़ रही है। इसका कारण कोरोना है, क्योंकि 275 तो सहायक मतदान केंद्र बढ़ गए हैं और शारीरिक दूरी के कारण दोगुने अमले को हर काम के लिए लगाना पड़ रहा है। जिला स्तर पर गठित की जाने वाली फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया गया है। ये थानावार गठित की गई हैं। इसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ वीडियोग्राफी के लिए भी टीम बनी रहेगी और इस बार ज़्यादा एफएसटी रखी जा रही है, जो प्रत्याशी के हर हरकत पर निगाह रखेगी। और अब जरा धार के बदनावर की बात कर लेते हैं, क्योंकि धार के बदनावर उपचुनाव में अब कमल सिंह पटेल कांग्रेस का प्रत्याशी होंगे। इससे पहले कांग्रेस ने अभिषेक सिंह टिंकू बना को अपना उम्मीदवार बनाया था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल मुकुंद सिंह गौतम ने बताया कि आला कमान के निर्देश पर कमल सिंह पटेल को बदनावर उपचुनाव के लिए अधिकृत प्रत्याशी बनाया गया है। दरअसल अभिषेक सिंह टिंकू बना का नाम घोषित होने के बाद से ही पार्टी में आपसी खींचतान और नाराजगी बढ़ने लगी थी। साथ ही प्रत्याशी बदलने की मांग चल रही थी, जिसके बाद आला कमान ने कमल सिंह पटेल को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। कमल सिंह पटेल बदनावर के सीनियर कांग्रेसी हैं और क्षेत्र में उनका खासा दबदबा है। वहीं प्रत्याशी बदलने को लेकर बीजेपी तंज भी कस रही है। 3 सर्वे के बाद में टिकट बदल रहे हैं। या तो सर्वे गलत दे रहा है कोई उन्हें, या कांग्रेस के अंदर मतैक्य नहीं है, मतभेद है, गुटबाजी है। तो अभी तो शुरुआत है, अभी फार्म भरना शुरू कहाँ हुए, भरने तक तो आप देखिए और कितने बदलेंगे वो।